19th सेंचुरी का दौर, जब इंडिया में कॉलोनियल रूल और केओस चल रहा था, जब हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था, तब एक ऐसा इंसान था जिसका विजन इतना बड़ा था कि उसने एक पूरे नेशन का भविष्य बदल कर रख दिया। एक ऐसा इंसान जिसने 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि आने वाले सैकड़ों साल सिर्फ उस वक्त के भारत को ही नहीं, बल्कि आज के इंडिया को और आने वाली जनरेशन के फ्यूचर को बदल कर रख दिया। माय डियर फ्रेंड्स, 1858 ये वो दौर था जब इंडिया आजाद नहीं था। हम अपने ही घर में कैद थे और हम अपने ही घर में सांस कैसे लेंगे ये भी कोई और डिसाइड कर रहा। तो सोचिए, उस दौर में इस एक इंसान ने एक एक ईंट जोड़कर कैसे अपने साम्राज्य को खड़ा किया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी है सर जमशेदजी टाटा की, जो इंडियन इंडस्ट्री के फादर कहलाते हैं। जमशेदजी टाटा सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, वो एक ड्रीमर थे, एक विजनरी इंसान थे, एक पेट्रियोट थे। जब इंडिया ब्रिटिश रूल के नीचे था, तब उन्होंने एक इंडस्ट्रियलाइज, एक औद्योगिक भारत का सपना देखा। जी हाँ, एक ऐसा इंडिया जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, समृद्ध हो, और आज वो इंडिया बना भी। तो हम आज कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को नवसारी, गुजरात में एक मॉडर्न पारसी फैमिली में हुआ। अपने पुरोहित वंश यानी ब्राह्मण वंश में होने के बावजूद जमशेदजी के पिता नसरवंतजी टाटा ने बिजनेसमैन बनने का फैसला किया। उस जमाने में पारसी कम्युनिटी को बिजनेस के लिए ज्यादा नहीं जाना जाता था, ज्यादातर पारसी लोग बिजनेस करते नहीं थे। लेकिन जमशेदजी के पिता नसरवंतजी टाटा अपने समय से बहुत आगे का सोचते थे। नसरवंतजी का बिजनेसमैन बनने का फैसला जमशेदजी को आगे चलकर बहुत प्रभावित करेगा, ये उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। छोटी उम्र से ही जमशेदजी को पढ़ाई और बिजनेस में काफी रुचि थी। 14 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ बॉम्बे चले गए। जी हाँ, बॉम्बे में उन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने 1858 में ग्रीन स्कॉलर के रूप में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने ये सब इतनी छोटी उम्र में अचीव किया कि जो एक सपने से कम नहीं लगता। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन उनकी असली स्ट्रगल एजुकेशन के बाद शुरू हुई। जमशेदजी की बिजनेस जर्नी उनके पिता के ट्रेडिंग फर्म से शुरू हुई। जी हाँ, उन्होंने अपने फादर के बिजनेस में काम शुरू किया, लेकिन ये उनका अपना सपना नहीं था। उन्होंने देखा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितना बैकफुट पर आ गया। इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन ना के बराबर थी, कॉटन की कमी थी, टेक्नोलॉजी पुरानी थी और ज्यादातर बिजनेसेस ब्रिटिशर्स के हाथ में थे। जमशेदजी ने ये डिसाइड कर लिया कि वो इंडिया को इस बिजनेस में आगे लेकर जाए। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने 1868 में अपने खुद का बिजनेस शुरू किया। जमशेदजी ने सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, बल्कि इंडियन इकोनॉमी को भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए स्ट्रेटजी सप्लाई की। ब्रिटिश को इंडिया के कपड़ों से प्रॉफिट तो होता था, लेकिन उन्होंने इस प्रॉफिट को वापस इंडिया में इन्वेस्ट कभी नहीं किया। यही वो वक्त था जब जमशेदजी ने अपना विजन बनाया, एक ऐसे इंडिया का जो अपनी इंडस्ट्रियल नीड्स को खुद पूरा करे। इसके बाद बारी आई 1863 की। जी हाँ, 1863 में जमशेदजी इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से प्रेरणा ली। जमशेदजी ने सोचा कि भारत भी हाई क्वालिटी कॉटन प्रोड्यूस कर सकता है और ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर सकते। उनके इसी विश्वास ने उन्हें 1874 में नागपुर में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टेबलाइज करने में मदद। इंग्लैंड के साथ साथ चाइना का सफर करते हुए उन्होंने कॉटन इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज को, अवसर को देखा। जी हाँ, उन्होंने एक बैंकरप्ट ऑयल मिल खरीदी और उसे कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया। ये उस समय की सबसे सक्सेसफुल कॉटन मिल रही। 1868 में उन्होंने अपनी ट्रेडिंग कंपनी बनाई, लेकिन उनके एम्बिशंस यहीं खत्म नहीं हुए। उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेस और लोगों में पोटेंशियल देखा और उन्होंने सोचा कि अगर ये पोटेंशियल यूज किया जाए तो इंडिया को आगे ले जाया जा सकता है। जमशेदजी का पहला बड़ा इंडस्ट्रियल वेंचर था इम्प्रेस मिल्स। जी हाँ, इम्प्रेस मिल्स जो 1877 में नागपुर में बनाया गया, वो सपना जो उन्होंने 1874 में देखा था। इस मिल में उन्होंने मॉडर्न मशीनरी और बेहतर वर्किंग कंडीशन इंट्रोड्यूस की। इसके बावजूद ये सफर चैलेंजेस से भरा हुआ था, जिसमें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और मार्केट फ्लक्चुएशन भी शामिल थे। इसके अलावा जमशेदजी का एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट था टाटा स्टील को बनाना, जो भारत का पहला स्टील प्लांट। जी हाँ, उन्होंने अपने विजन को बनाए रखा। उन्होंने एक सपना देखा कि एक दिन भारत खुद को स्टील प्रोडक्शन में सेल्फ डिपेंडेंट और दुनिया का नंबर 1 इंडस्ट्री बनाएगा। ये आइडिया 19th सेंचुरी के आखिरी दिनों में सोचा गया था,
लेकिन ऑब्स्टिकल्स काफी बड़े थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अभी भारत में जड़ नहीं जमा पाया था और इस प्रोजेक्ट की सक्सेस पर किसी को भी यकीन नहीं था। जमशेदजी टाटा की जर्नी चैलेंजेस से भरी हुई थी। उनके टेक्सटाइल मिल्स इनिशियल फेल्यूर फेस कर रहे थे और उनका स्टील प्लांट प्रोजेक्ट काफी सारा पैसा और रिसोर्सेज डिमांड कर रहा था। उन्हें अक्सर अपने पर्सनल फंड्स यूज करना पड़ते थे और बैंक्स के साथ नेगोशिएट करना पड़ता। जमशेदजी टाटा ने सन 1900 में शुरुआत की टाटा पावर कंपनी की थी। जी हाँ, उन्होंने वेस्टर्न घाट्स में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया जो मुंबई और आसपास के एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम करता है। उनके इसी प्रयास से इंडस्ट्रीज ग्रो हुई और लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट मिला। इसके बाद जमशेदजी टाटा ने मुंबई में ताज होटल बनाया, जिसको बनाने के पीछे का कारण उनकी अपनी इंसल्ट और डिसरिस्पेक्ट। कहते हैं जमशेदजी को वॉटसन्स होटल, जो मुंबई में एक प्रेस्टिजियस होटल था, वहां उनकी एंट्री बंद कर दी गई थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक इंडियन थे। उनके इस डिसरिस्पेक्ट ने, इस इंसिडेंट ने उन्हें अंदर से हिला कर रख दिया, झकझोर कर रख दिया और यहीं से शुरुआत हुई उस सपने की जिसे हम ताज होटल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ताज होटल जो 1903 में ओपन हुआ, इंडिया का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे मॉडर्न अम्यूनिटीज थी। जी हाँ, इसी की वजह से ये जल्दी ही लग्जरी और एक्सीलेंस का पूरी दुनिया में सिंबल बन गया। इसके बाद सन 1909 में जमशेदजी टाटा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc स्टेबलाइज किया, जिसकी वजह से इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च और हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिली। उस समय का इंडिया ब्रिटिश रूल के नीचे था और उनका ये मोटिव था कि इंडिया एक रॉ मटेरियल सप्लायर ही बनकर रहे, ना कि इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्री। ब्रिटिश सरकार को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि इंडिया अपनी इंडस्ट्रीज में ग्रो करे, क्योंकि उनका फायदा इसी में था कि इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करे और फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करे। जमशेदजी टाटा जब स्टील इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तब ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करते थे। वो या तो लाइसेंस देने से मना कर देते थे या अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स खड़े कर देते थे। जमशेदजी ने बहुत बार अपने इंडस्ट्रियल प्लान को ब्रिटिश अथॉरिटीज के सामने रखा, लेकिन हर बार उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिली, रिजेक्शन मिला। इसके अलावा जमशेदजी टाटा का दूसरा बड़ा स्ट्रगल फाइनेंशियल था। जी हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, हेवी अमाउंट का डिमांड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करते हैं और उस वक्त इंडियन बिजनेसमैन के पास उतना ज्यादा कैपिटल नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, जमशेदजी के पास एक विजन तो था, लेकिन उस विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए फंड अरेंज करना बहुत बड़ा चैलेंज था। जी हाँ, स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी ब्रिटिश इन्वेस्टर्स से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। वो इसके अलावा इंडियन बिजनेसमैन और बैंकर्स के पास भी गए, लेकिन ब्रिटिशर्स के राज के कारण बहुत कम लोग उनके सपने में इन्वेस्ट करना चाहते थे। उनके डर से बहुत कम लोग आगे आए। जमशेदजी टाटा ने जब स्टील इंडस्ट्री का सपना देखा, तो उस समय इंडिया में इसे एडवांस टेक्नोलॉजी और स्किल्ड लेबर की काफ़ी कमी थी जो स्टील प्लांट्स को एफिशिएंटली चला सके। जी हाँ, स्टील प्लांट्स लगाना एक हाईली टेक्निकल काम था और इसके लिए ऐसे लोग चाहिए थे जिनके पास एडवांस नॉलेज हो। ब्रिटिशर्स ने इंडियन टैलेंट को कभी प्रमोट नहीं किया था और ना ही ये इंश्योर किया था कि इंडियन टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड क्लास बनाया जा सके। जमशेदजी को इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फॉरेन एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ा, लेकिन उन्हें उसमें भी बहुत रुकावट मिली। ब्रिटिश रूल्स के कारण फॉरेन इंजीनियर को इंडिया में काम करना मुश्किल था। इन परेशानियों के बावजूद जमशेदजी टाटा ने जर्मनी और अमेरिका के इंजीनियर्स से कॉन्टेक्ट किया, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार लगातार उनकी राहों में मुश्किलें खड़ी करती गई, चैलेंजेस बढ़ाती गई। इसके अलावा एक और स्ट्रगल जो जमशेदजी टाटा को फेस करना पड़ा, वो था स्वदेशी मूवमेंट का प्रेशर। उस समय इंडिया में बहुत ज्यादा लोग ब्रिटिश प्रोडक्ट का विरोध कर रहे थे और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। जमशेदजी टाटा को अपने ही लोगों के द्वारा बहुत बार क्रिटिसाइज किया गया कि वो ब्रिटिश रूल्स के अंदर काम करते हैं, वो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते हैं। इन तमाम नेगेटिव के बावजूद जमशेदजी टाटा ने अपना वो लॉन्ग टर्म सपना बनाए रखा। वो भारत को अपने दम पर इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते थे। उन्होंने हर क्रिटिसिज्म का सामना किया, लेकिन कभी अपने प्रिंसिपल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया। जमशेदजी टाटा ने टैलेंटेड स्टूडेंट्स को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप दी ताकि वो विदेश से एडवांस टेक्नोलॉजी को सीख सके, नॉलेज को गेन कर सके और फिर इंडिया में आकर इंडिया की सेवा कर सके। जमशेदजी टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, एक विजनरी लीडर थे। उन्होंने 4 बड़े ड्रीम देखे थे, एक स्टील प्लांट, एक वर्ल्ड क्लास होटल,
एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो इंडियन टैलेंट को वर्ल्ड क्लास बना सके। ये सब सपने उन्होंने सच करके दिखाए। 102 बिलियन डॉलर के डोनेशन के साथ टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा दुनिया के पिछले 100 साल के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट यानी दान करने वाले दानी बन गए। आज हम टाटा ग्रुप के साथ एक इंडस्ट्रियल जियांट को देखते हैं, लेकिन इन सब के पीछे जमशेदजी टाटा की वो सोच थी जो इंडिया को एक इंडस्ट्रियल पावर बनाने में लगी। आज टाटा नाम सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट का सिंबल है।